हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसके अंदर हमने 200 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और इसी के साथ अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स राइट करना न भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है, 22 श्रुतियों में से एक बताना है कौन है। तो आइए देखते हैं, मधुवंती, बिहागिनी, रौद्रिका या दयावती। तो इसमें हमारा आंसर होगा दयावती। तो ये एक श्रुति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद के आंदोलन तथा डैश डैश तथा डैश होते हैं। नाद के आंदोलन डैश तथा डैश होते हैं। मधुर, नीचे, नियमित, सुरीले, स्पष्ट, सुरीले या स्थिर, नियमित। तो नाद के जो आंदोलन होते हैं वो स्थिर और नियमित होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी लोकगीत संबंधित है। सारी जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? उत्तरी बंगाल से, दक्षिणी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से या पश्चिमी बंगाल से। सारी लोकगीत बंगाल से संबंधित है, ये तो आपको पता लग गया, पर कौन से बंगाल से? तो वो है पूर्वी बंगाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के लोक गायक या गायिका है। उत्तराखंड के लोक गायक या लोक गायिका कौन है, उसके बारे में आपने बताना है। तो देखिए, बसंती देवी बिष्ट, चंद्र सिंह राही, मीना राणा या ये सभी। तो ये देखिए, ये सारे के सारे ही उत्तराखंड के हैं लोक गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचर ताल। चाचर ताल उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कौन सी ताल का प्रतिरूप है? उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कौन सी ताल का स्वरूप है? एक ताल, जप ताल, दादरा या दीपचंदी। जो चाचर ताल है जो वो है दीपचंदी का ही प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किस भगवान का मंदिर है? पुष्कर में ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किस भगवान का मंदिर है? नारद का, रावण का, राम का या लक्ष्मी का? तो देखिए, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो नारद जी का एक वहाँ मंदिर है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव है। भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव 7, 8, 9 या 11। 7, 8, 9 या 11। तो हमारा जो आंसर होगा वो 8, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए, इसके बारे में अगर आप डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिलेटेड आपकी डिटेल से वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य है? हीगल, बोसा, लैंगर या टॉल्स्टॉय। तो आपने बताना है, सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य है। तो ललित कलाओं के माध्यम से जो व्यक्त सौंदर्य है बोसा के अनुसार है। राग रागिनी वर्गीकरण में कौन से मत शामिल हैं? राग रागिनी वर्गीकरण में कौन से मत शामिल हैं? शिव मत, भरत मत, हनुमंत मत या ये सभी। तो देखिए, जो राग रागिनी वर्गीकरण है उसके अंदर ये जो आपको तीनों मत मिल जाएंगे। शिव मत भी मिलेगा, भरत मत और हनुमंत मत, यानी कि ये सभी सही हैं। शोध पद्धति है, शोध पद्धति है वैज्ञानिक अन्वेषण, वस्तुनिष्ठ अन्वेषण, सांख्यिकी अन्वेषण या अनुभविक पद्धति। तो बताना है हमने शोध पद्धति क्या है। देखिए, जो शोध पद्धति और वैज्ञानिक अन्वेषण है, गुणात्मक अनुसंधान में निम्न में से किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? जो गुणात्मक अनुसंधान है, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें? देखिए, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान या ये सभी। तो इसका आंसर है आपका ये सारे के सारे ही प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रित माध्यम नहीं है? मुद्रित माध्यम, जर्नल, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया या वायरलेस। जो मुद्रित माध्यम है वो नहीं है, जो वायरलेस है वो एक मुद्रित माध्यम नहीं है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था एल्टेयर 8800 ADSAC
ESVAC या ENLAC? तो आपको बताना है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो वो था अल्टेयर 8800। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं। अंतर्गंधार और काकली निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं, क्या कहते हैं? सांतरा, सकाकली, साधारणीकृत या प्रस्तार। अंतर्गंधार और काकली निषाद से युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जी साधारणीकृत। नेक्स्ट, कौन सी ताल ठुमरी अंग के साथ गाई जाती है? कौन सी ताल ठुमरी अंग के साथ गाई जाती है? पंजाबी ताल, टप्पा ताल, जत ताल या धमार। तो ये सभी को पता होना चाहिए आपको कि कौन सी ताल जो है ठुमरी के साथ गाई जाती है, और ठुमरी के साथ गाई जाने वाली ताल है जी जत ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 स्वरों की स्थापना कितनी श्रुतियों पर की गई है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल से भी हमने लेक्चर में किया था, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि 22 श्रुतियों पर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर फ्लुस्कर के द्वारा स्वरों पर एक मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक मात्रा के लिए देखिए ये 4 चिन्ह दिए गए हैं आपको, तो इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग एक मात्रा के लिए किया जाता है? तो देखिए एक मात्रा के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ये साउंड है, ये जो ऑप्शन है, इस तरह का ये सिंबल यूज किया जाता है। औरंगजेब के समय में संगीत के किस ग्रंथ की रचना हुई? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में संगीत के किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो बताइए किस ग्रंथ की रचना हुई थी? राग दर्पण, हृदय प्रकाश, संगीत परिजात या संगीत दर्पण। देखिए औरंगजेब के समय में जो ग्रंथ लिखा गया था वो था राग दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचनाकाल, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचनाकाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, आपको पता होना चाहिए। और कमेंट करके बताइएगा संगीत रत्नाकर की रचना कब हुई थी, सन उसका राइट करना। अगर आपको पता है तो राइट कीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं अब, 13वीं शताब्दी, 12वीं, 14वीं या 15वीं, आपको बताना है, इनमें से ऑप्शन भी बताना है साथ में। तो देखिए इसका रचनाकाल जो है वो 13वीं शताब्दी है, और आपको सन राइट करना है कौन से सन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीथोवन की प्रमुख रचनाएं किस पर आधारित थी? बीथोवन की प्रमुख रचनाएं किस पर आधारित थी? आधुनिक संगीत, रोमांटिक संगीत, प्रारंभिक संगीत या प्राचीन संगीत? तो उसकी जो ज्यादातर रचनाएं थी ना वो रोमांटिक संगीत पर थी बीथोवन की, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी ध्रुपद की वाणियां हैं? कौन सी ध्रुपद की वाणियां बतानी है, ठीक है। ये है गोड़हार, डागुर, खंडहार या ये सभी। तो ये जो ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गौहार नहीं है, गोड़हार है, तो ये सभी होती हैं। कृति के अंतर्गत कितनी मात्राओं की आदिताल का प्रयोग किया जाता है? कृति के अंतर्गत कितनी मात्राओं की आदिताल का प्रयोग किया जाता है? 5, 6, 8 या 10? 5, 6, 8 या 10? तो कृति के अंदर आदिताल का प्रयोग किया जाता है 8 मात्रा। उमरकोश के नाट्य शास्त्र के अनुसार तंत्री परिवादनी कितने तारों की थी? तंत्री परिवादनी 4 तारों की, 6 तारों की, 7 तारों की या 9 तारों की? किसके अनुसार? अमरकोश के नाट्य शास्त्र के अनुसार। तो आइए देखते हैं कितने तारों की थी। तो ये है 7 तारों की। नेक्स्ट, संगीत का स्वर्णकाल। संगीत का स्वर्णकाल मतलब जब संगीत अपने चरम पर था, किसे कहा जाता है? महाभारत काल, रामायण काल, वैदिक काल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रामायण काल था ना उस समय संगीत अपने चरम पर था। मल्लिकाए गजल किसे कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मल्लिकाए गजल गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर या सितारा देवी? मल्लिकाए गजल किसे कहा जाता है? तो देखिए बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप अपने कमेंट्स में राइट करके बताइएगा क्यों कहा जाता है। पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की? हरिप्रिया, सुहाग भैरव,
रत्ना, पुष्पिका और गौरी मंजरी। तो आपने बताना है कि पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की। तो रत्ना पुष्पिका की रचना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 27, 1843 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य कौन थे? कब पूछा गया है? 1843 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य कौन थे? पद्मनाथ अयंगर, मुथुस्वामी दीक्षितार, स्वामी निरुनाल, त्यागराज। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि स्वामी जो निरुनाल है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे। तो देखिए, हम जीवनियाँ पढ़ते हैं ना, उसके अंदर से हमारे ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। हमें जो स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो उनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होता है। तो इस डिटेल में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सवाई गंधर्व संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? सवाई गंधर्व संगीत समारोह, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मुंबई, पुणे, ग्वालियर या नासिक? सवाई गंधर्व, तो ये किया जाता है पुणे के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह ने किस विधा को लोकप्रिय बनाया? नवाब वाजिद अली शाह ने ध्रुपद को, ख्याल को, ठुमरी को या धमार को? वाजिद अली शाह, तो देखिए उन्होंने धमार को लोकप्रिय बनाया था। ध्रुपद गायन के चरण हैं। अब देखिए कौन सी गायकी के बारे में पूछा रहा है? ध्रुपद गायन के चरण पूछे गए हैं। कितने चरण हैं? कौन कौन से हैं? आलाप, बंदिश, लयकारी और बोल बांट। आलाप, बंदिश, लयकारी और बोल बांट। तो देखिए ये सारे के सारे ही ध्रुपद गायन के चरण हैं। देखिए मैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि आपको ये क्लियर होता रहे कि आलाप भी इसके अंदर है, बंदिश भी है, लयकारी भी है, बोल बांट है। इसलिए आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपके जो थोड़ी थोड़ी आपको इसके बारे में डिटेल का भी पता लगता रहे। सवा लाखी परण विधा की खोज किसने की थी? देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। सवा लाखी परण विधा, कुदऊ सिंह, श्री वल्लभ, श्री चंदन और भातखंडे। आपसे पूछा गया है सवा लाखी परण विधा के बारे में, तो वो की थी कुदऊ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष की गई? किसकी स्थापना पूछी गई है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1960 में, 1959 में, 1971 में या 1962 में? 1960, 1959, 1971 या 1960, इनमें से आपने आंसर अपना चूज करना है। तो जो हमारा आंसर है देखिए 1959 में की गई थी इसकी स्थापना। किसकी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए आप एक लाइन के अंदर इनको लिख लिया कीजिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में। अब आते हैं, ताल की मात्राएं क्या इंगित करती हैं? ताल की मात्राएं क्या इंगित करती हैं? समय की गति, लय की गति, ध्वनि की गति या गायन की गति? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए वो किस की गति को करती हैं? देखिए वो जो लय है एक समय के अनुसार चलती है ना, तो वो समय की गति को। देखिए आपका आंसर सीधा आपका जाने वाला था लय की गति पर, बट जो ताल की मात्रा है वो समय की गति को इंगित करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्नाटक ताल पद्धति का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक ताल पद्धति का आधार पूछा गया है, ठीक है। लघुत्तम, सप्त सुलादी, सप्त तालम या ये सभी? कर्नाटक पद्धति का आधार है सप्त सुलादी। आगे क्वेश्चन देखिए, तत्वाद्य के अंतर्गत किस तरह के वाद्य आते हैं? तत्वाद्य में किस तरह के वाद्य आते हैं पूछा गया? स्वर, गज, आघात या ये सभी? तत्वाद्य के अंतर्गत किस तरह के वाद्य आते हैं? तो ये सभी आते हैं। भरत भाष्य को श्लोकबद्ध किस विद्वान ने किया था? किसके बारे में पूछा है? भरत भाष्य को श्लोकबद्ध करने वाले विद्वान का नाम पूछा गया यहाँ पे। पार्श्वदेव, शारंगदेव, नान्यदेव या भरत मुनि? तो देखिए जो भरत भाष्य है उसको श्लोकबद्ध नान्यदेव ने किया था। संगीत समयसार के लेखक कौन हैं? संगीत
समय सार के बारे में पूछा। देखिए बुक्स के बारे में डिटेल से पूछा जाता है आपसे, तो इसमें देखिए आप संगीत समय सार के लेखक के बारे में पूछा है, भरत, पार्श्वदेव, मतंग या वेंकटमुखी। भरत, पार्श्वदेव, मतंग या वेंकटमुखी, तो इसका आंसर है आपका पार्श्वदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य लय के विश्रांति का समय, मध्य लय के विश्रांति का समय होता है पूरा, आधा, एक तिहाई या एक चौथाई। लय के बारे में क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाने वाले हैं। मध्य लय के विश्रांति का समय पूरा, आधा, एक तिहाई या एक चौथाई, तो बताइए इसका आंसर। देखिए मध्य लय तो आधा होता है उसका, विश्रांति का समय आधा। अब आता है ठेका वर्णों के बोलों की वह बंदिश है जो डैश पर आधारित है। क्या पूछा गया आपसे? ठेका वर्णों के बोलों की वह बंदिश है जो डैश पर आधारित है, ताल, सुर, लय या मुखड़ा। किस पर आधारित है ठेका? इसमें जो है ना ताल के ठेके की बात हो रही है जी, ताल पर आधारित होता है, ताल का ठेका होता है। ठेके तो और भी होते हैं पर आपने ताल के ठेके पर थोड़ा ध्यान रखना है। मसीद खां ने सितार पर 3 तार के स्थान पर कितने तारों की, मसीद खां ने सितार के 3 तारों के स्थान पर कितने तारों को व्यवहार का आधार बनाया? 5, 2, 8 या 6 तारों को। ऑप्शन ध्यान से देखिए, 5, 2, 8 या 6, तो उन्होंने 5 तारों को व्यवहार का आधार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगदेव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शारंगदेव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस राज्य के बादशाह के दरबार में रहते थे? अब आपसे देखिए क्वेश्चन, देखिए पूर्वार्ध में पूछा गया है, जूनागढ़, बीजापुर, देवगिरी और गोलकुंडा। तो इसका आंसर है जी देवगिरी। वो देवगिरी के राज्य के बादशाह के दरबार में रहते थे। किस वाद्य यंत्र को उत्तर भारत में हुक या डफली कहते हैं? किस वाद्य यंत्र को उत्तर भारत में हुक या डफली कहते हैं? तो बताइए। टेनर ड्रम, टेम्बोरिन, स्नेयर ड्रम या ये सभी? ये पाश्चात्य नाम दिया गया है आपको, और टेम्बोरिन का जो भारत में नाम है वो डफली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहांगीर खां निम्न में से किन किन शैलियों में निपुण थे? जहांगीर खां पूरब बाज, दिल्ली बाज, अजराड़ा बाज या ये सभी? पूरब बाज, दिल्ली बाज, अजराड़ा बाज या ये सभी? तो देखिए इन सभी के अंदर ही वो निपुण थे। कौन? जहांगीर खां। निम्नलिखित में से कौन सा या से कुदाऊ खान की परण है? बहेरी परण, समुद्री परण, गज परण या ये सभी? आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुदाऊ खां की परण पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये सभी हैं, बहेरी परण, गज परण, समुद्री परण, ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है कब हुआ? 20 मार्च 1917, 21 मार्च 1916, 30 मार्च 1920 या 3 अप्रैल 1940? डिटेल से जिसने इनकी जीवनी पढ़ी है वही इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। देखिए 1916 में हुआ था इनका, अगर सन भी याद है तो वहीं से क्लियर हो रहा है, 21 मार्च 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक प्रसिद्ध कलाकार थी? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? कल्याणी कुट्टी अम्मा बताइए किस नृत्य शैली से संबंधित ये है प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो देखिए ये हैं मोहिनीअट्टम के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47। पंजाब घराने का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? देखिए पंजाब घराना पूछा गया है, भवानी सिंह, भवानी दास, भवानी दीन राम और भवानी राय। तो हमें ये तो पता है कि भवानी है नाम, पर कौन है वो? भवानी सिंह है, भवानी दीन राम है, भवानी दास है या भवानी राय है? तो ये आंसर देना हमने। देखिए भवानी दास हैं पंजाब घराने के प्रवर्तक, याद रखिएगा भवानी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बालचंदर
किस वादन से जुड़े हैं? एस बालचंदर, संतूर, वीणा, वायलिन या तबला। तो ये बताना है कि किस वाद्य से जुड़े हैं ये। तो देखिए इसका आंसर है जी वीणा, तो ये वीणा वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेशकार किस शैली का विकसित रूप माना जाता है? पेशकार किस शैली का विकसित रूप माना जाता है? धमार, ठेका, लयबद्धता या पेशगी। पेशकार बताना है आपने किस शैली का। तो देखिए वो ठेका का विकसित रूप है। निम्न शुद्ध स्वरों को तार की लंबाई के अनुसार क्रम में लगाइए। शुद्ध स्वरों को तार की लंबाई के अनुसार कौन कौन से हैं? रे, म, प, सा और गा। देखिए क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए और उसके बाद में अपना आंसर चूज कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है शुद्ध स्वरों को तार की लंबाई के अनुसार। तार की लंबाई, मेन बात इसमें ये हाईलाइट हो रही है हमारी। देखिए सबसे पहले क्या है? प। प आता है 1 नंबर पे, ठीक है। फिर देखिए प हमारा 3 नंबर है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन हमारा डी ऐसे क्लियर हो रहा है, बट फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। फिर प, उसके बाद म, उसके बाद ग, प म ग। फिर हमारा जो ऑप्शन आता है रे, और उसके बाद सा, प म ग रे सा। तार की लंबाई के अनुसार बताना है आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लंबाई पे आएगा प आएगा, उसके बाद म, फिर ग, रे और सा। मतलब उल्टा क्रम आ रहा है इसका। 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्न में से कौन सा वितत वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य, सारंगी, इसराज, वीणा या सितार। सारंगी, इसराज, वीणा, सितार। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 या डी ऑप्शन 1 2 और 4। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि सारंगी और इसराज, ये वितत वाद्य हैं। और वाद्य यंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इसके अंदर डिटेल से इसके बारे में थ्योरी में भी आपको बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में देखते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर होते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर होते हैं, कौन से होते हैं वो? थाट, वादी, संवादी, आरोह या अवरोह। अब बताना है आपने राग में जो प्रयोग किए जाने वाले स्वर कौन से होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में हम। तो देखिए जो राग में स्वर जो प्रयोग होते हैं वो थाट से भी होते हैं, वादी, संवादी, आरोह और अवरोह, ये सभी होते हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं हम। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कला के अंतर्गत किसको शामिल किया है? ललित कला के अंतर्गत किसको शामिल किया है पाश्चात्य विद्वानों ने? हमने ललित कला का टॉपिक पढ़ा था हमारे लेक्चर नंबर 1 में ही, और उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से मिल जाएगा। तो देखिए स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य, मैंने इसके अंदर आपको बताया था डिटेल से कि उसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है। तो देखिए मैंने बताया था आपको उसके अंदर चित्रकला भी थी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत और काव्य, ये सभी थे। 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। शोध विशेषता का सही क्रम है। शोध विशेषता का सही क्रम है परिकल्पना, निर्माण, निष्कर्ष, जांच व आंकड़ों का विश्लेषण, गहन अनुभविक अध्ययन। देखिए ये शोध का जो हमारा टॉपिक दिया गया है उसके बारे में क्वेश्चन पुट किया गया है, वो इसको सही क्रम में लगाना आपने कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे देखिए पहले गहन और अनुभविक अध्ययन आता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद में जांच व आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, सबसे अंत के अंदर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यानी कि 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 ए हमारा सही है। निम्नलिखित कंप्यूटरों को इनके विकास के क्रमानुसार लगाइए। निम्नलिखित कंप्यूटरों को इनके विकास के क्रम के अनुसार लगाना है। यूनिबैक, एडवैक, एडसेक और मार्क फर्स्ट। तो इनके विकास के क्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले मार्क, उसके बाद में एडसेक, उसके बाद में एडवैक और लास्ट में यूनिवैक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तोड़ी थाट के राग कौन से हैं? तोड़ी थाट के राग
देखिए इनके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो रागों के अंदर थाट के अंदर कौन कौन से राग आते हैं और उन रागों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सारा कंटेंट मैं आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, जो भी म्यूज़िक रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए तोड़ी थाट के राग कौन से? बिलास खानी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी और भोपाल तोड़ी। इनमें से जो सही ऑप्शन है हमें वो चूज़ करने हैं। 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 4, 2 और 3। तो हमने तोड़ी थाट के जो राग हैं उनके बारे में इसके अंदर बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, गुजरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी जो तोड़ी थाट के राग हैं, ये दोनों तोड़ी थाट के राग नहीं हैं। और ये दोनों किस थाट के राग हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो जो हमारा इसका ऑप्शन बनता है 2 और 3, यानी कि गुजरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी तोड़ी थाट के राग हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। राग चंद्रकोश के न्यास के स्वर में शामिल होता है। राग चंद्रकोश के न्यास के स्वर में शामिल होता है। ग, म, नी या प। 1 और 3, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। देखिए एक तो न्यास का स्वर है ग, एक है म और एक है नी। प जो है न्यास का स्वर नहीं है, यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 7 शुद्ध स्वर के भाग हैं? 7 शुद्ध स्वरों के भाग बताने हैं। ऋषभ, गंधार, मध्यम और निषाद, यानी कि रे, ग, ध और नी। इनमें से आपने बताना है शुद्ध स्वरों के भाग हैं। देखिए बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, समझने को तो बहुत इजी भी है, बट देखिए आपको कौन सा कोई सिंबल दिया गया है किसी के नीचे कुछ या कुछ। देखिए ये चारों ही शुद्ध स्वरों के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कृति के अंग के संभावित क्रमानुसार है। शरणम, पल्लवी, अनुपल्लवी या जावली। ऑप्शन है हमारे 1, 2 और 3, 2 और 3, 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन डी है 3 और 4। कृति के अंग के संभावित क्रमानुसार है। देखिए इसका ऑप्शन है पल्लवी और अनुपल्लवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कुमार गांधर्व द्वारा रचित गीत है। गीत ऋतुराज, गीत हेमंत, गीत वर्षा या गीत सुरबहार। ऑप्शन है हमारे 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। किसके अनुसार? कुमार गांधर्व के द्वारा रचित गीत बताना है हमने। तो देखिए जो हमारा एक तो गीत ऋतुराज, गीत हेमंत और गीत वर्षा इन्होंने दिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। उस्ताद अमजद अली खां ने किन रागों का सृजन किया? अमजद अली खां सुहाग भैरव, हरिप्रिया, विभावकारी, चंद्रध्वनि और किरण रंजनी। ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और या ये सभी। उस्ताद अमजद अली खां के द्वारा पूछा गया है कौन से रागों को सृजन किया गया है। तो देखिए इन सभी रागों का सृजन किया उन्होंने। सुहाग भैरव का भी, हरिप्रिया का भी, विभावकारी, चंद्रध्वनि और किरण रंजनी, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62। जोहान सेबेस्टियन बाख की प्रमुख रचनाएं हैं। जोहान सेबेस्टियन बाख, ये नेम दिया गया है आपको। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमें बताना है। क्रिसमस, ओटेरियो, द वेड टेम्पर्ड क्लेवियर, मास इन बी माइनर, द हार्ट ऑफ फ्यूग्यू। तो ये बुक्स के नेम हैं, इनकी रचनाएं। देखिए इनमें से बताना है कौन सी हैं। 1, 2 और 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और यहाँ ये सभी। तो ऑप्शन बड़े ही आराम से चूज़ कीजिएगा, पढ़ के चूज़ कीजिएगा। देखिए ये चारों की चारों बुक्स इन्हीं की हैं। जोहान सेबेस्टियन बाख की चारों हैं। इसके देखिए ऐसे क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा मिलता है, आपको इनकी रचनाओं के बारे में नॉलेज हो जाती है। आपको कभी भी ये डाउट नहीं रहता कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है। ज़रा सा इसको राइट किया जोहान सेबेस्टियन बाख और इनकी रचनाओं के बारे में हमने लिख लिया और हमें याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। हिंदुस्तानी संगीत के सही कथन चुनना है यहाँ पे। देखिए हिंदुस्तानी संगीत के मुख्य 2 प्रकार हैं। शास्त्रीय संगीत में राग रागुनियों का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत के मुख्य 2 प्रकार हैं।
दो प्रकार बता रहा है, ठीक है। अब इसमें कूट दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो हमने सही कथन चुनना है, इनमें से हमारा जो सही कथन है उसे चूज करना है हमने। देखिए ये दोनों कथन ही सही हैं। हिंदुस्तानी संगीत के मुख्य दो प्रकार हैं और शास्त्रीय संगीत में राग रागनियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से घराने बनने के कारण हैं? देखिए घराने बनने के कारण के बारे में हमसे पूछा गया, तो हमने बताना है कि घराने बनने का कारण क्या रहा है। एक तो है स्वर संग्रह भेद है, उच्चारण भेद है, विशिष्ट भेद नहीं रहा और स्वर रचना भेद। ये तीन कारण हैं, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ घराने की नृत्य शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सत्य असत्य को पहले हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा कि सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। देखिए गुरु वंदना के बाद थाट प्रस्तुति, कृष्ण और राधा से संबंधित छंदों का प्रयोग, शैली तांडव या गणेश वंदना। कथन सत्य पूछा है कौन से? लखनऊ घराने की नृत्य शैली के बारे में पूछा गया। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 1 और 4। देखिए गुरु वंदना के बाद थाट की प्रस्तुति होती है और कृष्ण एवं राधा के संबंधित छंदों का प्रयोग होता है। शैली तांडव नहीं होता, गणेश वंदना भी इसमें नहीं होती, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। संगीत नाटक अकादमी के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? संगीत नाटक अकादमी के उद्देश्य पूछे गए हैं। क्षेत्रीय अकादमियों के क्रियाकलाप में सामंजस्य, भारतीय संस्कृति का उत्थान, प्राचीन हिंदू पहचान या बड़े पैमाने पर संगीत। तो इसमें से हमें हमारे कूट हैं जो दिए गए हैं वो चूज करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संगीत नाटक अकादमी के उद्देश्य, एक है क्षेत्रीय अकादमियों के क्रियाकलाप में सामंजस्य और भारतीय संस्कृति का उत्थान, ये था। ये हिंदू पहचान वाला नहीं था और बड़े पैमाने पर संगीत इसका उद्देश्य नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यतः क्रिया के प्रकार विक्षिप्त, पताक, मार्गी और देशी क्रिया के प्रकार पूछे गए हैं? अगर आपने म्यूज़िक के अंदर इस क्रिया के बारे में पढ़ा है तो इसका आंसर आप बिल्कुल इजीली दे पाएंगे। देखिए एक तो मार्गी और एक देशी, यानी कि 67 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पाश्चात्य तालें हैं? पाश्चात्य तालें पूछा गया है। सिंपल टाइम, ड्यूपल टाइम, कॉमन टाइम या कंपाउंड टाइम। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए चारों ही है वो पाश्चात्य शैली की तालें हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, चक्करदार तिहाई। चक्करदार तिहाई के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? चक्करदार तिहाई, दमदार, टुकड़े, परन और गत, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चक्करदार तिहाई के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है पूछा गया है। दमदार नहीं होता और बाकी तीनों होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, परन और गत। ये 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मेल कला निधि का भाग है? स्वर मेल कला निधि का भाग पूछा गया है। स्वरपर्ण, बिना प्रकरण, परिवादिनी और राग प्रकरण, किसका बारे में पूछा गया? ये सबसे पहले ये आपने देखना है, स्वर मेल कला निधि के बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है स्वरपर्ण है, बिना पर्ण है, परिवादिनी नहीं है और राग प्रकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों का सही कालक्रम कौन सा है? अब इसमें से पूछा है कालक्रम के अनुसार लगाना है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका, कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मिला था सुब्बू लक्ष्मी को, तो सुब्बू लक्ष्मी हमारा 2 में है, यानी कि बी हमारा और डी आउट हो चुके हैं। सुब्बू लक्ष्मी
उसके बाद पंडित रविशंकर को मिला था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सुब्बुलक्ष्मी, फिर पंडित रविशंकर, फिर लता मंगेशकर और देन भीमसेन जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्यायों का सही कालक्रम है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्यायों का पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िया कीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्याय, उनका सही कालक्रम बताना है। आइए चूज करते हैं हम सही कालक्रम। देखिए सबसे पहले आता है स्वराध्याय। हमारा ऑप्शन बी राइट हो रहा है। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय और प्रबंधाध्याय। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में लिखा गया है? अब सही क्रम पूछा गया है। मोदू खां, मम्मू खां, मोहम्मद खां, मुन्ने खां, ये 4 नाम दिए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको इनका सही क्रम जो चुनना है। तो देखिए सबसे पहले यही मैंने जो अब क्रम चुना बोला था यही है। मोदू खां, फिर मम्मू खां, मोहम्मद खां और देन मुन्ने खां। आइए 74 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में लिखा गया है? डागुर वाणी, गौहार वाणी, नौहार वाणी और खंडहार वाणी। देखिए किसके बारे, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वाणियाँ किसके बारे में हैं। ध्रुपद, दमार, किसकी वाणियाँ हैं ये आपने बताना है, ठीक है। तो 74 नंबर सही क्रम पूछा गया है। सबसे पहले गौहार, फिर डागुर, फिर खंडहार, देन नौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। कलाकारों के जन्म के आधार पर कालक्रम निर्धारित कीजिए। कुदऊ सिंह, अयोध्या प्रसाद, सखा राम, स्वामी पागलदास। जन्म के आधार पर कालक्रम निर्धारित करने हैं। देखिए सबसे पहले कुदाऊ सिंह, उसके बाद है सखा राम, फिर है अयोध्या प्रसाद 3 नंबर पे और देन स्वामी पागलदास। तो जो हमारा 75 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 76। कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों के जन्म के आधार पर कालक्रम निर्धारित करें। जन्म के आधार पर कालक्रम। देखिए ये कुछ हमें स्पेसिफिक जो व्यक्तित्व दिए गए हैं ना, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। कुछ भी आपको दिया जा सकता है उसके अंदर। उनके सम्मान हैं जो उनको मिले गए हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। उनके जन्म के बारे में पूछा जा सकता है। उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से स्टडी जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये ऑलरेडी कालक्रम में लगाए गए हैं। सुब्बुलक्ष्मी, उसके बाद सुंदरम, बालचंदर, फिर बाला मुरली और लालगुड़ी, ये पहले ही कालक्रम में लगा। 1 2 3 4 इसका आंसर सही है। 76 का क्वेश्चन जो आंसर है वो ए है। 77। पद्म भूषण से सम्मानित कलाकारों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। पद्म भूषण से केसरबाई केरकर, पंडित रविशंकर, अमजद अली खां और हरि प्रसाद चौरसिया। देखिए इनका जो है कालक्रम निर्धारित करना है हमने। तो सबसे पहले जो मिला पंडित रविशंकर, उसके बाद में केसरबाई केरकर, उसके बाद में अमजद अली खां, देन हरि प्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा 2, 1, 3 और 4 राइट है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। SD बर्मन को मिले पुरस्कारों का क्रम बताइए। SD बर्मन को जो पुरस्कार मिले हैं उनका क्रम बताना है कि कौन कौन से क्रम में उनको ये पुरस्कार मिले। पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और स्वर्ण पदक। तो इनमें जो पुरस्कार ये मिले हैं इनको ऑब्वियसली, और इनका क्रम हमें बताना है कि कौन से क्रम में ये इनको मिले हैं। देखिए सबसे पहले इनको मिला था स्वर्ण पदक, उसके बाद में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसके बाद में पद्मश्री, फिर संगीत फिल्म पुरस्कार इनको मिला था। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 4 3 2 1 2, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब इनको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। षडज, ऋषभ, धैवत और पंचम, ये बताना है कि कौन से ये स्वर हैं और कौन से जो हमें ये जो प्राणी दिए गए हैं इनसे मिलाना है इनको। आइए देखिए सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो संगीत की उत्पत्ति जो हमारा टॉपिक है ना उसके अंदर है। ये संगीत की उत्पत्ति के अंदर ये बताया गया है कि इनकी जो आवाज़ें हैं जो सारे गामा पधा निशा की कौन कौन से प्राणियों से, कौन से जानवरों से या पक्षियों से हमें मिली है। देखिए षडज जो है वो मयूर, यानी कि 3, जो पहला ऑप्शन है हमारा 3। उसके बाद में ऋषभ चातक से, फिर धैवत है जो मेंढक से और पंचम कोयल से।
ठीक है, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। फिर से सुमेलित करना है, ताल दी गई हैं और उनकी मात्राएं दी गई हैं, इनसे इनको आपने मिलान करवाना है। सूची 1 में है ताल और सूची 2 के अंदर है उनकी मात्राएं। तो ताल के नाम देख लेते हैं, तिलवाड़ा ताल, पंचम सवारी ताल, मत्त ताल और शिखर ताल। अगर तालों के बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में राइट कीजिएगा ताल, और मैं आपको हर एक ताल के बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा कि उसमें कितनी मात्राएं हैं। ताली खाली के बारे में बताऊंगा। कई बार हमारा क्वेश्चन ये भी पुट किया जाता है उस ताल के अंदर कितनी तालियां हैं, कितनी खाली हैं। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तिलवाड़ा जो ताल है वो 16 मात्रा की होती है, ठीक है, और पंचम सवारी 15 मात्रा की, पंचम सवारी 15, मत्त ताल 18 की और शिखर ताल 17। तो इसको आपने इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और इसका जो सीरियल हो गया 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को फिर से 2 से सुमेलित करना है। कुछ उस्ताद दिए गए हैं, उनके घराने दिए गए हैं, उनसे उनको सुमेलित करना है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा, आबिद हुसैन खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और कादिर बख्श, इनको इनके घरानों से आपने मैच करना है। देखिए, जो उस्ताद अहमद जान थिरकवा थे वो दिल्ली घराने से थे, दिल्ली घराने से, और आबिद हुसैन खां है जो लखनऊ घराने से। इसी से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि 1 का 2 है, A का 2 और B का 4, A का 2 और B का 4, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें नॉलेज को गेन करना है। और देखते हैं, जो अब्दुल करीम खां थे वो अजराड़ा और कादिर बख्श पंजाब। तो ये हमारे घराने हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 से सूची नंबर 1 और सूची 2, मध्य लय के ख्याल, गतों के आधार पर गायन की तराना शैली का प्रचार हुआ। बोल बांट या बंदिश की ठुमरी, बेगम आलम आरा, इनको मैच करना है। मध्य लय के ख्याल, ख्याल के भेद हो गए। और जो हमारा सेकंड है, गतों के आधार पर गायन की तराना शैली का प्रचार हुआ, तो किस में हुआ था ये गतों के आधार पर तराना शैली का? तो ये होता रजा खानी गत। देखिए, गत का आ गया तो गत आ गया, ख्याल में ख्याल आ गया। बोल बांट की ठुमरी जो है वो देखिए ठुमरी के भेद हैं, और बेगम आलम आरा जो है वो ठुमरी गायक हैं। तो ऑप्शन हमारा हो गया 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। सितार के समान आकार किसका है? पूर्व व पश्चिम के सहयोग से वाद्य का निर्माण जिसका हुआ था वो बताना है। ब्रह्म वीणा और घोष वीणा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है वो देखना है। और मुख से फूंक बजाए जाने वाले वाद्य, तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो मुख से फूंक मार कर बजाई जाने वाले हैं वो तो वाद्य हैं सुशीर, ठीक है। और सितार के समान जो सुरबहार है, पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर दिया गया है सितार के समान आकार सुरबहार का है। और आगे देख लेते हैं हम। पूरब और पश्चिम के सहयोग से गिटार बना था। और लास्ट जो हमारा ब्रह्म वीणा और घोष वीणा, एक तार और एक तंत्री वीणा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए राइट। 84 को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची टैम्बोरिन, मांगुटी, तविल और जालरा, इनको मैच करना है। तो ये यहाँ पर आपको वाद्य दिए गए हैं। कौन कौन से वाद्य हैं ये बताना है हमने। और 1-2 वाद्य के बारे में हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। टेम्पोरिन देखिए पाश्चात्य अवनद्य वाद्य, ये हमारे पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। ये हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि टेम्पोरिन जो है पाश्चात्य अवनद्य वाद्य है। और मांगुटी एक सुशीर वाद्य है। और तविल जो है वो अवनद्य वाद्य है। और जालरा जो है घन वाद्य है। यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो रहा है। देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन में हमने करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें करना है सूची 1 को 2 से मिलाना है। वायलिन, सारंगी,
मृदंग और वीणा, इनको बजाने वाले जो कलाकार हैं इनसे इनको सुमेलित करना है हमने। तो देखिए वायलिन जो बजाने वाले कलाकार हैं, वायलिन बजाने वाले कलाकार वो हैं TN कृष्णन, यानी 1 का 3, 1 का 3 2 के अंदर आ रहा है तो हमारा C और D ऑप्शन हमारा आउट हो गया, 1 का 3। उसके बाद में देखिए जो सारंगी वादक हैं श्रीनिवासन, सारंगी वादक हैं श्रीनिवासन, और मृदंग वादक हैं उमरायलपुरम शिवरमन, और वीणा वादक हैं सुब्रमण्यम बालचंदर। तो हमारा ऑप्शन जो है 85 का ए हमारा राइट हो गया। 86 फिर से कूट दिए गए हैं आपको, सूचियाँ 2 दी गई हैं, प्रभाकर, गांव की गौरी, खुशरूबाणी, राम संजा तारिणी, ये जो कृतियाँ दी गई हैं और इनके जो लेखक हैं वो बताए गए हैं। आपको इनको मैच करवाना है। देखिए प्रभाकली जो है अली अकबर खां, गांव की गोरी पंडित रविशंकर जी की रचना है, सुखरू बाणी अब्दुल हलीम जाफर खां की है, और राम संजा तारिणी है हाफिज अली खां की। तो 86 का हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। 2 1 4 3 सुमेलित करना है फिर से। प्रमुख वाद्यकार दिए गए हैं, संगीत नाटक पुरस्कार के वर्ष दिए गए हैं इनको, तोताराम शर्मा, दबीर खान, रोनू मजूमदार, निरंजन राजगुरु। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से ही सॉल्व कीजिएगा और ध्यान से इसको राइट जरूर कर लीजिएगा। इसके अंदर बिल्कुल इस बार चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो देखिए वाद्यकार और उनके नाटक, जो संगीत नाटक पुरस्कार के वर्ष हैं जो वो हमसे पूछे गए हैं। देखिए तोताराम शर्मा जी को 2011 के अंदर, ठीक है, और दबीर खां को 1969 में मिला था, रोनू मजूमदार को 2014 में, और निरंजन राजगुरु को 2018 के अंदर ये पुरस्कार मिला था। यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। सूची 1 में घराने दिए गए हैं और सूची बी में प्रयोग दिए गए हैं। घराने अजराड़ा घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना और बनारस घराना, और इनके जो प्रयोग हैं वो इनको हमने मैच करना है कि कौन से घरानों ने क्या क्या प्रयोग किए थे। सबसे पहले है अजराड़ा घराना। अजराड़ा घराना जो है वो आड़ लय के लिए जाना जाता है। अजराड़ा घराना आड़ी लय के लिए जाना जाता है। लखनऊ घराना, जो लखनऊ घराना है वो किनार तथा शाही का प्रयोग करता है, ठीक है। और फर्रुखाबाद घराना गत रो चलन का प्रयोग, और बनारस घराना ठुमरी और नृत्य का प्रयोग। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। 89 नंबर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत विद्यालय और वर्ष उनके दिए गए हैं, इनको हमने मैच करना है। 89 नंबर क्वेश्चन, जो संगीत के विद्यालय दिए गए हैं उनसे इनके वर्ष को मैच करना है हमने। तो चलिए साथ ही साथ मैच करते हैं हम। देखिए सरस्वती संगीत विद्यालय 1937 के अंदर, और उसके बाद जो उत्कल संगीत समाज 1933 के अंदर हुआ था। संगीत नाटक अकादमी 1953, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 के अंदर स्थापित हुआ था। तो हमारा जो ऑप्शन है 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब देखिए आगे आपको नीचे दिए गए कथन और कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से ही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको ना कूट दे दिए, इकट्ठे आपके क्वेश्चन इस तरह है, और ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं कि ऑप्शन इन्होंने ऊपर दे दिया। मैं थोड़ा सा ये मिस्टेक इस तरह का हो गया कि ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इस तरह देखिए आपको ये सोल्व करने हैं। अब देखिए कैसे सोल्व करने हैं। कथन जो ए है, अवधी लोकगीतों का साहित्य अत्यंत विपुल और समृद्ध होता है, हमारा कथन है। और कारण, अवधी और भोजपुरी गीतों में समानता पाई जाती है। तो इसको कथन को पढ़ना है और कारण को पढ़ना है, फिर हमने हमारा ऑप्शन चूज करना है। और देखिए जो हमारा कथन है, अवधी लोकगीतों का साहित्य अत्यंत विपुल और समृद्ध होता है, बिल्कुल सही है। कारण है इसका, अवधी और भोजपुरी गीतों में समानता पाई जाती है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया सी। 90 का ऑप्शन बन गया हमारा सी। ए और आर दोनों सही हैं।
91 की तरफ बढ़ते हैं। कथन है आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और इसका कारण है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र मुख्यतः काव्य और नाट्य से संबंधित है। आपको 2 दे दिए, अब इसको आप एक बार रीड करके देखिए, क्या आपको सही लगता है क्या गलत लगता है, उसके बारे में हम चूज करेंगे। देखिए, आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना था। मूल प्रवर्तक नहीं माना जाता, इन्होंने रस जरूर दिए थे पर मूल प्रवर्तक ये नहीं है। मूल प्रवर्तक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप राइट करके बताइएगा। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र मुख्यतः काव्य और नाट्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। मेल को आधुनिक थाट का पर्यायवाची कहा जाता है। मध्यकालीन मेल राग वर्गीकरण प्राचीन मूर्छना वर्गीकरण का विकसित रूप है। देखिए, ये कह रहा है कि मेल को आधुनिक थाट का पर्यायवाची कहा जाता है, कहा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल कहा जाता है। एक तो हमारा सही है। मध्यकालीन मेल राग वर्गीकरण प्राचीन मूर्छना वर्गीकरण के विकसित रूप है, ये गलत है। तो हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए सही और आर गलत। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर की तरफ। कथन है ब्रह्म ताल में 28 मात्राएं होती हैं। शारंग देव ने इन्हें चतुर्मुख भी कहा है। ब्रह्म ताल के अंदर 28 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और शारंग देव ने इन्हें चतुर्मुख भी कहा है। यानी ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन हमारा इसका सी हो गया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। कथन ए है ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है, और कारण दिया गया है इसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद अचल होते हैं। तो देखिए, इसमें से चूज करना है आपने। जो ए कथन दिया गया है ना कि ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है, तो ये तो गलत है। कारण है इसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद अचल हैं, ये सही है। यानी कि ए गलत और आर सही। 94 का ए गलत आर सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। तराने के लय का महत्व अधिक नहीं होता। तराने के लय का महत्व अधिक नहीं होता, कारण दे रहा है इसमें क्योंकि बोलों का आधार तीव्र गति पर निर्भर करता है। तो देखिए, बिल्कुल सही है दोनों कथन भी हमारा इसका सही है कि तराने में लय का अधिक महत्व नहीं होता, और क्योंकि इनमें बोलों का अधिक तीव्र बोल भी तराने के अधिक तीव्र गति से बोले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, सी हमारा राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं हम। कथन दिया गया है ए बालकृष्ण बुआ ये चिलंजीकर ग्वालियर घराने से संबंधित थे, बिल्कुल सही है ये। और कारण इन्हें वादन शैलियों में प्रवीणता के कारण कलावंत कहा जाता है, ए सही है और आर गलत है, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। कथन एक है तानसेन ध्रुपद की रचनाओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, और कारण है तानसेन की रचनाओं में हिंदी और फारसी भाषा का मिश्रण है। तो देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों बातें सही है, और इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा सी के दोनों सही हैं। देख लीजिएगा, कूट में दिया गया है कि दोनों सही हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पन्नालाल घोष का जन्म बांग्लादेश के बैरिसाल में हुआ था। इसका असली नाम अमल ज्योति घोष है। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। अब इनमें से आपने बताना है कि बांग्लादेश के बैरिसाल में इनका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए, ए जो है गलत है, इसमें बैरिसाल में नहीं हुआ था। इनका असली नाम अमल ज्योति घोष है, ये राइट है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि ए सही है, ए गलत है और आर सही है। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। जुबिन मेहता पश्चिमी और पूर्वी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संवाहक हैं। जो जुबिन मेहता है वो पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के भारतीय संवाहक हैं। अब आर है इन्होंने केवल भारतीय संगीत की बारीकियों को ही सीखा। तो ये जो है ना एक कथन, ये तो इसका गलत है और आर सही है। जुबिन मेहता जी हैं पश्चिमी और पूर्वी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संवाहक नहीं हैं, इन्होंने केवल भारतीय संगीत की बारीकियों को सीखा, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। स्वाति निरुनाल त्रावणकोर के राजा थे। कारण है इन्होंने खगोलीय वेधशाला की रचना की।
तो इसमें जो है ना स्वाति निरुनाल जो है त्रावणकोर के राजा थे, ये तो सही है। खगोलीय वेधशालाओं की रचना नहीं की थी इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए बन जाएगा। तो देखते हैं ए सही और आर गलत। देखिए तो इस तरह ये हमने 100 क्वेश्चन और कर लिए, तो इस तरह हमारे 300 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट हमारे 200 क्वेश्चन पेंडिंग है, जो टॉप क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और आपसे एक ही सपोर्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे NVS, KVS और UGC नेट वगैरह जो भी हमारी संगीत की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो भी हमारी संगीत के कंपटीशन होते हैं, म्यूज़िक के कंपटीशन होते हैं, उनमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के साथ में इनको शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे कोई भी बैच नहीं खरीद पा रहे उन्हें फ्री के अंदर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। बस मैंने आपसे एक यही उम्मीद की है और आप मेरी उम्मीद पर खरा उतरोगे। तो इसको यहीं पर हम हमारा आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।